है इंदौर से आ रही है, जहां पे एक बैंक में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। वारदात विजयनगर के पंजाब नेशनल बैंक में हुई है। जानकारी के मुताबिक बदमाश नकाबपोश और रेनकोट पहनकर बैंक में आए थे। इस दौरान बदमाश ने 12 बोर की बंदूक से महिला कैशियर पर फायरिंग की। इसके बाद कैशियर से बैग में रुपए भरने को कहा और बदमाश बैंक से 7 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बदमाश की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रही हैं। देखिए, इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी, यहाँ पे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है। इसके बावजूद यहाँ पर देखिए बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। पंजाब नेशनल बैंक जैसा प्रेस्टीजियस बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, वो भी दिन दहाड़े। नकाबपोश बदमाश पहले इस बैंक में घुसते हैं और फिर कैशियर को धमकी देते हैं। उसके बाद यहां से एक ने दो नहीं बल्कि 7 लाख रुपए लेकर यहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नकाब और अपने चेहरे को ढककर और रेनकोट पहनकर ये बदमाश बैंक में पहुंचे थे। 7 लाख रुपए लेकर फरार हुए हैं। बंदूक की नोक पर इस वारदात को कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया है। विजयनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। देखिए, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ ये बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। नकाबपोश बदमाशों ने पहले कैशियर पर फायरिंग की और उसे कहा गया कि ये जो कैश है उसे बैग में भर दिया जाए और उसके बाद वो बैग लेकर फरार हो गए। जी, इसमें ये हुआ है कि 4:30 बजे के आसपास एक आदमी यहाँ बंदूक लेके आता है, मोटरसाइकिल से उतरता है, बंदूक लेके अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो सबको गन्स दिखा के एम्प्लॉयज जो भी थे वो अंदर कवर हो जाते हैं। उसके बाद वो कैशियर की तरफ एक बुलेट फायर करता है और उस बुलेट फायर होने के बाद वो एक फिरौती की डिमांड करता है। तो वो फिरौती की डिमांड करता है और एक बैग देता है और उस बैग में वो जो भी 6.25 लाख या 6,34,000 के आसपास का कैश भरवा के 4-5 मिनट में घटना को अंजाम देके यहाँ से निकल जाता है। उस समय स्टाफ मौजूद था? तो यहाँ पे बैंक का स्टाफ मौजूद था उस समय, बट वो डर गए थे उस गन से, तो वो बेसिकली इस वजह से उस कैशियर ने उनको पैसे भर के दे दिए थे। कितनी देर बाद सर पुलिस का पुलिस लगभग 10 से 12 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुँच गई थी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली। तो अभी सर क्या कोई इनपुट मिल पा रहा है? अभी इनपुट मिल रहा है, ड्यूरेशन मतलब कुछ इनपुट्स हैं, उस पर पुलिस वर्क कर रही है। सीसीटीवी फुटेजेस और अलग इनपुट्स, तो जल्दी हम आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ जो है विजयनगर पुलिस थाना क्षेत्र के एसपी कहा है कि इस बैंक में जो लूट की घटना हुई है उसके सीसीटीवी भी मिल रहे हैं और कुछ इनपुट्स भी मिले हैं। उसका कहना है कि वो जल्द जो है इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। मतलब 6,33,000 के आसपास का एक जो फिगर बताया जा रहा है, 7 लाख रुपये, और बैंक में ही लूट की घटना को अंजाम दिया गया और सबको बंधक बना दिया और फिरौती की मांग की। मतलब फिल्म स्टाइल में जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इंदौर से समीर खान। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी समीर खान जुड़ रहे हैं इंदौर से। समीर, इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम यहां पर लागू है। इसके बावजूद ये जो घटना निकलकर सामने आई है, ये यहां पे कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली खबर है और सीधा सिस्टम यहां पे सवालों से भी होता है, क्योंकि देखिए दिन दहाड़े किस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सवाल उठाया है कि चूंकि मध्य प्रदेश की जो है आर्थिक राजधानी इंदौर शहर को कहा जाता है, प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, मेट्रो शहर के रूप में इंदौर की पहचान होती है। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। लेकिन जिस तरह का यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर अगर हम ये कहें कि इंदौर अब क्राइम कैपिटल बन गया है प्रदेश का, तो शायद ये गलत ना होगा, क्योंकि लगातार इंदौर शहर में जो है आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही है। चाहे लूट की वारदात हो, चाहे हत्याओं की वारदात हो, चाहे डकैतियों की वारदात हो। हालांकि ये अलग बात है कि तमाम जो है वारदातों पर जो है पुलिस काम करती है और उसे सुलझा भी लेती है, आरोपियों तक पहुंच भी जाती है। लेकिन जिस तरह से अपराध इंदौर शहर का बढ़ रहा है, उसने कहीं ना कहीं एक बार बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है इंदौर के जो है पुलिस प्रशासन पर, इंदौर के कमिश्नर सिस्टम पर। जिस तरह से दिन दहाड़े, मतलब बैंक बंद होने का टाइम होता है लगभग 4:30 बजे, सुबह 10:30 से 4:30 बजे का वक्त है बैंक का। 4:30 बजे बैंक का बंद होने का टाइम होता है। उसी दौरान लुटेरा यहाँ पर पहुंचता है और उसे पता भी होता है जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनकर आता है।
क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का एक अपना सिस्टम है, उनके द्वारा अलग अलग बैंकों में सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे जाते, जहां पर जरूरत होती वहीं रखे जाते हैं। तो इस बैंक में भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। स्कीम नंबर 54 की ये बैंक है, वहां पर वो आता है और आकर जो है इस वारदात को अंजाम देता है और आसानी से चला भी जाता है, हवाई फायर भी करता है, जिस तरह से जो है बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का इस पूरे घटनाक्रम में कहना है कि उनके द्वारा जो है तमाम फोरेंसिक सबूतों के साथ साथ सीसीटीवी सर्विलेंस जो है इंदौर पुलिस के पास है, वो उस सीसीटीवी सर्विलेंस पे काम कर रही है और आरोपी का इनपुट भी उन्हें मिला है, इस तरह की जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है। तो आरोपी की तलाश में जो है पुलिस लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस लूट की वारदात का कब तक इंदौर पुलिस खुलासा कर पाती है। समीर, बिल्कुल अब तक तो देखिए छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देते हुए यहाँ पे बदमाश नजर आते थे, लेकिन अब देखिए उनके हौसले किस कदर बुलंद है। पीएनबी जैसा प्रेस्टिजियस बैंक को इस बार उन्होंने निशाना बनाया है और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पुलिस को क्या इनपुट मिले हैं, कितने बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो पुलिस को शिकायत हुई है या हम ये कहें कि पुलिस तक जो जानकारी पहुंची है या हम तक जो जानकारी पहुंची है, बताया जा रहा है कि अकेला जो शख्स था जो बैंक में प्रवेश करता है और इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। बैंक के स्टाफ को बोलता है कि आप किडनैप हो चुके हो, तमाम पूरा की पूरा केस इस बैग में डाल दो। अब उसके बाद जब वो बाहर निकल के गया तो इस पूरी वारदात में कितने लोग शामिल थे ये तो फिलहाल पता नहीं लग पाया, लेकिन जिस तरह से पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, तो उन सीसीटीवी सर्विलेंस मतलब सीसीटीवी ही बताएंगे कि ये शख्स यहां से निकलने के बाद, रकम लेने के बाद किस गाड़ी तक पहुंचता है, क्या 4 व्हीलर वाहन तक पहुंचता है या फिर 2 पहिया वाहन से ही जो है वो आगे बढ़ जाता है, उसके साथ और कोई शख्स था या वो अकेला था। अभी फिलहाल जो है जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया है, तो जो प्रारंभिक तौर पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, हम भी कयास लगा सकते हैं कि अकेला तो कम से कम ये लुटेरा नहीं होगा, इसके साथ ही और भी होंगे। बकायदा प्लान करके चूंकि ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस की अलग अलग टीमें, या हम ये कहें कि इंदौर की क्राइम ब्रांच हो, खुफिया पुलिस हो, एसटीएफ हो, तमाम जो पुलिस का सर्विलेंस सिस्टम है पूरा की पूरा जो है लुटेरे तक पहुंचने में, जो डकैती की योजना को अंजाम दिया गया, जो पूरा गिरोह है उस तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन फिलहाल प्रारंभिक तौर पर पुलिस का यही कहना है कि उन्हें इनपुट मिला है और वो इस पूरे घटनाक्रम में जांच कर रहे हैं आगे की। तो कुल मिलाकर अब पुलिसिया सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हुआ है, लेकिन समीर हम देखते हैं अमूमन बैंक के बाहर सिक्योरिटी तैनात रहती है खाकी में, इसके बावजूद वो सिक्योरिटी को चकमा देकर कैसे वो बैंक के भीतर प्रवेश कर गया? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, एक बार फिर आपके सवाल पे बताना चाहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक अकेला ऐसा बैंक है जहां पर हर ब्रांच में जो है सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है। मतलब वो देखते हैं उस जगह को, वो जगह कहां पर है, उस जगह पे कोई घटना तो नहीं हो सकती है, इस बात का जो एक पूरा की प्राइमेसी होती है उनकी। उसके बाद वो वहां पर गार्ड की तैनाती करते हैं। चूंकि ये स्कीम नंबर 54 एक इंदौर का वीआईपी इलाका है, विजयनगर पुलिस थाना क्षेत्र में है, और यहीं पर पास में जो सिक्का स्कूल है, आसपास रहवासी इलाका है, अस्पताल है और काफी बड़ा हम कहें कि मार्केट, बिल्कुल बिजी एरिया है, पॉश इलाका है और बैंक भी प्रेस्टिजियस है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल समीर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भिंड में एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट प्रकाशन की किताबों को लेकर कलेक्टर इन दिनों सख्त है। कलेक्टर ने एक ऐसे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की है जो कि एनसीईआरटी की जगह महंगे दामों की प्राइवेट प्रकाशन की किताबें खरीदने के लिए परिजनों को मजबूर कर रहा था। कलेक्टर ने गरीब परिवार को मजबूर पिता की शिकायत पर सानिध्य विद्या निकेतन स्कूल की मान्यता निरस्त कर दी है। साथ ही संचालक को नोटिस जारी किया है। मजदूर पिता महंगे दामों की किताब खरीद कर कलेक्टर से शिकायत करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा था और यहाँ पर देखिए भी कलेक्टर ने भी बिना समय गंवाए तुरंत कार्रवाई की है। स्कूल को निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है स्कूल की मान्यता को। मामला ये, मेरा बच्चा 2nd क्लास में इस बार, मुझे स्कूल के स्लिप दी गई जो मेरे पास ये है, उसमें साफ लिख दिया गया इस स्टोर से आपको ये बुक खरीदना है। मैं वहाँ लेने गया था, वहाँ मैं 2500 रुपये लेकर गया था। मैंने सोचा 2500 में आ जाएगा, वहाँ पता लगा कि 2130 रुपये का कोर्स है। तो मैंने उनसे कम करने को कहा, उन्होंने कम नहीं किया। बोला हमारे यहाँ इसी रेट है, आपको लेना है तो लो। मैंने कलेक्टर साहब का बोला कंप्लेन करूँगा, बोला वो क्या करेंगे, ऐसा बोल के मुझे 2130 पे कराया। तो मैंने उनसे पक्का बिल मांगा, पक्का बिल लेकर कलेक्टर साहब के ऑफिस पहुंचा हुआ। उन्होंने कलेक्टर साहब ने 2100 रुपये की रसीद है क्या? 2100 की सर है ना रसीद, ये दुकान वाले का। फिर क्या हुआ? फिर कलेक्टर साहब ने कार्रवाई करते हुए स्कूल को निलंबित करने की घोषणा कर दी। उसके बाद मेरा जो भी बुक्स का सेट है वो भी कलेक्टर साहब पे यही जमा है। उनका कहना है जितने भी प्रकाशित की उससे भी मालूमात करना पड़ेगी, कितने की प्रिंट है, कितने की क्या है, वो तहकीकात करेंगे।
और वो स्कूल को निलंबित कर दिया गया। तो काम क्या करते हैं आप? सर मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। अब इस गरीबी में बच्चे नहीं पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे? फिर हमारे बच्चे तो कभी पढ़ेंगे नहीं सर। तो कितने रुपए लेकर गए थे आप? कितने रुपए कम पड़ गए थे? मेरे को 500 रुपये कम पड़े थे। 2500 रुपये लेके गया था, 2100 का कोर्स आया और 500 रुपये और मांग रहे थे कापियों की, वो मेरे बच्चे की नहीं आ पाई। हमारे यहाँ से किसी तरीके की कोई उन लोग को नहीं प्रेशर दिया जाता है कि बुक्स के लिए क्या है क्या नहीं। एनसीईआरटी की पूरी बुक्स चल रही हैं। बाकी ये है पेरेंट्स हैं अपने हिसाब से, और कोई ऐसा भी नहीं कि कोई पर्सनल एक दुकान हो। पेरेंट्स हैं वो यहाँ से बोल के गए कि हाँ बुक्स लेनी, वो तो सभी को लेनी होती हैं, तो बुक्स लेने के लिए गए। अब वो कहाँ गए, क्या उन्होंने कहा, कैसे किया, हम लोगों को ये जानकारी नहीं है ना। बुक्स तो सभी लोग लेने जाते हैं, तो बुक्स लेने गए। कौन सी बुक चल रही है आपके स्कूल? हमारे एनसीईआरटी की चल रही है। अच्छा, उसके पिताजी बता रहे हैं कि प्राइवेट जो दुकानों से प्राइवेट पुस्तकें लेने के लिए बोलो प्राइवेट। नहीं, ऐसा कोई नहीं बोला किसी को। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जवाहर बाग, राजवाड़ा और तमाम अलग अलग इलाकों में सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मिल्लत नगर में सफाई व्यवस्था सही नहीं होने पर आयुक्त वर्मा ने वार्ड के दारोगा विक्की को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही वार्ड नंबर 60 में भी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं पाए जाने पर दारोगा अरुण को उसका 5 दिनों का वेतन काटा है। इसके अलावा एनजीओ संस्थान पर भी पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे इंदौर क्योंकि अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है और अपनी इस स्वच्छता को बनाए रखने के लिए किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद है, एक्टिव है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। आज सुबह जो मेरा दौरा था वो वार्ड नंबर 59 और 60 में किया गया था। कुछ वहाँ पे सफाई में लापरवाही दिखी थी, जिसमें वार्ड नंबर 59 के जो दरोगा उनकी सेवा समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ वार्ड 60 के दरोगा जो है उनको उनके भी वेतन काटने का निर्देश दिया गया है। सीएसआई जोनल ऑफिसर ये लोग उपस्थित नहीं थे या इनकी कमियां थी, इनको नोटिस भी दिया जा रहा है इसमें। और जो संबंधित एनजीओ जो वहाँ पे काम कर रही है, जिनका ये काम था कि वो ऐसे कोई पॉइंट ना बने, मतलब इसके वेस्ट उसके, उनको भी वेतन काटने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अनूपपुर में कलेक्टर के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में चल रहे अवैध क्लिनिक्स और अवैध मेडिकल स्टोर्स पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान विभाग की टीम कई मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक पर पहुंची और वहां पर जाकर दस्तावेजों की जांच की। आपको बता दें कि कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने एक दिन पहले ही टीएल बैठक में अवैध क्लिनिक्स पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद से आज स्वास्थ्य विभाग एक्टिव नजर आया है। क्लिनिक है जो किसी प्रेम मजदूर के द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये प्रेम मजदूर यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर इनके द्वारा काफ़ी मेडिसिन जो है इकट्ठा किया गया है, जिसमें सिरप है, टैबलेट्स हैं, कुछ आईवी इंजेक्शंस हैं, साथ में कुछ एक्सपायरी दवाइयाँ भी मिली हैं। धानी कार्रवाई होगी। ये पूरे दस्तावेज और दवाइयों का जो हम लोगों ने सील पैक किया है, उसके बाद पुलिस बल भी हमारे साथ मौजूद है। हम लोग निश्चित तौर पे इस तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। हमारे कलेक्टर साहब से लेकर सभी हमारे उच्च अधिकारियों का निर्देश है, तो वहाँ पे कार्रवाई किया जाएगा। बैतूल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के चिचोली नगर परिषद में 2 करोड़ की लागत से बनी 1 किलोमीटर लंबी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने इन्हीं गड्ढों में बैठकर प्रदर्शन किया। चिचोली नगर परिषद ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत साल 2022 में जय स्तंभ से वीर दुर्गादास राठौर तक इस सड़क का निर्माण किया था और नगर की इस सड़क को आदर्श सड़क के तौर पर बनाने के लिए डिवाइडर, सेंटर पोल पर बिजली, सड़क की दोनों तरफ पानी की निकासी के लिए पक्की नाली और फुटपाथ का निर्माण शामिल था। लेकिन लापरवाही के चलते सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए, जिसकी वजह से आने वाले लोग और गाड़ियों को काफी दिक्कतें हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं चिचोली नगर परिषद में। चिचोली नगर परिषद में 2 वर्ष पहले लगभग 2 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री अधोसंरचना में सड़क बनी थी और वो सड़क अधोसंरचना में जो सड़क बनी थी उसमें अब गड्ढे हो गए और वो जो गड्ढे हैं अब वो जल संरचना में तब्दील हो गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहां तक लगभग ये 1 किलोमीटर की सड़क थी और वो पूरी सड़क जो है बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। हमारे साथ यहाँ के जो है जो लोग हैं जो
इन गड्ढों के लिए परेशान हो रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला, आज आपने क्या किया है इन गड्ढों से लोगों को बचाने के लिए या बचने के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? राहुल पटेल। जी राहुल जी, बताएं ये जो गड्ढे हैं ये कैसे हुए, कब बनी थी ये सड़क? सबसे पहले मैं आपको सर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे मुद्दे को उठाने के लिए बैतूल से चिचोली आए हैं। ये सड़क 2 साल पहले नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा टेंडर निकाले गए थे, तो ये रोड के हाल है जो ये बनी है। नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार वालों ने ये टेंडर लिया और उन्होंने खुद ने ये रोड बनाई है। 2 बार ये रोड बन चुकी है। 2 करोड़ की ये रोड है, जिसमें आने जाने के लिए यात्रियों को, महिलाओं को, जो बीमार आदमी है वो यहाँ से नहीं चल सकता। ये रोड की आप हालत देख रहे हो, इसमें भारी भ्रष्टाचार इस रोड पे हुआ है। आज आपने क्या विरोध प्रदर्शन? आज हमने सभी यहाँ के व्यापारीगण, यहाँ के कांग्रेस के पार्षद रुपेश भाई गोरू पार्षद चुनाव लड़े हैं, वो मोना भाई अध्यक्ष जी और हमने सभी के नेतृत्व में यहाँ पर हमने आज गड्ढे में बैठकर हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। यहाँ की समस्याएं बहुत जल्द समस्या है, ये जल्द से जल्द ये समस्या यहाँ हल नहीं होती है तो हम पूरी कांग्रेस पार्टी और यहाँ की जनता हम यहाँ पर चक्का जाम करेंगे। अभी हमने तहसीलदार साहब से टीआई साहब ने हमारी बात करवाई है और ऊपर कलेक्टर को बोला है कि ये काम जल्दी से जल्दी करे, नहीं होता है तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? रुपेश सारे में पूर्व पार्षद हूँ। चूंकि ये जो सड़क है ये बताएं कि ये इस सड़क में क्या क्या बनना था? यहाँ पे इस सड़क के अंदर डिवाइडर बनना था, स्ट्रीट पोल लगना था। आप देखिए कि डिवाइडर की क्या स्थिति, ना इसकी पुताई और किस तरह का डिवाइडर बनाया गया। लाइट्स है ही नहीं, आप देख सकते हो कि लाइट्स की क्या स्थिति है। आप इसके अंदर ड्रेनेज बनना था, उसकी स्थिति कहीं नहीं है। 2 करोड़ रुपए लगभग केंद्रीय निधि से इसके लिए स्वीकृत हुए। 2 बार जो है सड़क का निर्माण किया गया। भारतीय जनता पार्टी से ये नगर परिषद संबंधित है। नगर परिषद के अध्यक्ष के द्वारा लीगल तरीके से इसका टेंडर 2 बार दिया गया और आज आप देख सकते हो कि किस तरह से इस तरह की घटिया सड़क बनाई गई। आज चाहे महिलाएं हों, हमारे बुजुर्ग नागरिक गणों को किस तरह की परेशानियों को, दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। आप सब देख सकते हैं कि क्या स्थिति इन लोगों ने किस तरह की स्थिति बनाकर रखी है। हमारे साथ और भी जो है यहाँ, उनसे भी बात करेंगे कि क्या है ना ये क्या दिक्कत जाती है सड़क पे? सर यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई भी मोटरसाइकिल लेके आता है तो यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। हम यहीं सामने रहते हैं तो हमको यहाँ पे आके उनको उठाना पड़ता है और यहाँ पर गर्भवती महिलाएं आती है जिनको ये रोड पे तो आना जाना उनको दुश्वार हो चुका है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि वे इस रोड की ओर कृपया ध्यान देवें और सड़कें को कृपया अच्छी बनाएं और स्कूल के बच्चों के ऊपर कीचड़ चलते रहता है। और भी हमारे साथ तो हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? विजय जी विजय जी, बताएं क्या करेंगे अगर मान लो ये इन सब समस्या हल नहीं हुई? अब आगे जो हमारे पूर्व पार्षद गणों ने जो कहा है उसे पूरी तरह से आंदोलन का रूप दिया जाएगा। यहाँ की इतनी व्यवस्था गड़बड़ है, यहाँ 2-2 घंटे तक जाम लगता है। हमारा ये चिचोली नगर जो है पूरे आसपास के लगभग 33 पंचायत और शाहपुर ब्लॉक की पंचायतें और भीमपुर ब्लॉक की पंचायतें, ये पूरा यहाँ पर एक केंद्र है और चिचोली का ये मार्केट जो है ये सबसे बड़ा मार्केट है। 2-2 घंटे यहाँ पर जाम लगा रहता है, बड़ी परेशानी होती है आए दिन। प्रशासन इस पे कोई ध्यान दे। और अब चलिए बात करते हैं सरगुजा की, जहां पे जिले के विशेष संरक्षित जाति पहाड़ी समुदाय के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की माने तो सड़क नहीं होने के चलते पहाड़ी कोरबा जाति के लोगों को पीएम आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री उनके घर तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों ने पुल निर्माण और पेयजल आपूर्ति की मांग भी की है। हमार दुख सुख कर चलते से आए हन। क्या समस्या है? अरे रोड नहीं है, पानी नहीं है, पटा नहीं है, यही कर समस्या से हमन आए हन। कब ले गाँव में समस्या है? तो गाँव में ये ढेर दिन कर समस्या हवे, तो यही ला हमन आहार गुहार करते हमन कलेक्टर जग बोलते हैं। रोड का समस्या है और पुल उल वगैरह तटबंध वगैरह नाला में तो जनपद में दिए नहीं पता बना दे? दिए हैं लेकिन नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं? हो रहा है कि बोलता है। कितना आबादी है कोरबा लोग? 20-25 घर है।
पूरा मिला के रखी जाती है सब। सब करवा है। क्या चाहते हैं? वो रोड चाहते हैं और पुलिया तटबंध। और अब चलिए बात करते हैं छतरपुर की, जहां पे राजनगर थाना के ललगुआ गांव में लाल परिवार ने जमीन पर दबंगों के जबरन कब्जे का ये आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत भी की है। पीड़ितों का कहना है कि यहाँ पे किस तरीके से लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है, उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तो वहीं मामले की शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में की है, जिसके बाद से पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या गोकरंग महाराज हमारी जबरदस्ती जमीन हड़प रहे हैं, हमारी सीमांकन है तो तरवीन भी हो गई, लेकिन फिर भी हमारी तार फेंसिंग जीसीबी से उखाड़ के फेंक दी। बाल बच्चे बड़ी रह गई हमारी रोक के लाना, तो उनके ऊपर जीसीबी चढ़ा रहे हैं। बस वो चमान में तो ले आओ तो हमारी बाल बच्चे ने लठया के मारा थे उनको, और उनके ऊपर हमारे बाल बच्चों के ऊपर मतलब हाजर नेट लगवा रहे हैं। हम न्याय मिल जाती, श्रीमान जी से निवेदन है कि मतलब न्याय मिल जाए कि बाल बच्चे हम रात बरात रहे थे। और बताओ थाने में करी तो ना करी बराबर ही आए, ऐसी कोई मतलब ही नहीं को थाने से ना कोई आज आए थे एएसपी के साथ आए। पुलिस को संरक्षण है गाँव ने? बिल्कुल है, पुलिस होना ही की है, सरकार होना ही क्यों, इधर सुनाई नहीं है कोई हमारी हो रही कहूँ नहीं। हमारी जमीन हड़प रहा गोकरण और फिर मना करी तो फिर क्या करते? सो मारते मशीन चढ़ाते ऊपर जान बचा भागी। हाँ, फिर हमें रिपोर्टर गए। सुनवाई भाई के नहीं भैया? नहीं भाई। नहीं। अब क्या चाहती तुम्हारे? हमें अब न्याय मिले। न्याय मिले। ये इस प्रकार का एक मामला आज संज्ञान में आया है और ये कल ही थाने पे शिकायत पहुंची थी। इसमें दो पक्षों के बीच में जमीन संबंधी विवाद है और थाने पे तत्काल संज्ञान लेते हुए कायमी की गई है और एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव शहर में यात्रियों की सुविधा के लिए 2018 में बना हाईटेक बस स्टैंड इन दिनों गाय भैंस के तबेले में तब्दील हो चुका है। यहां पर मवेशी बड़े आराम से रहते हैं और मुसाफिर सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। ये बस स्टैंड असामाजिक तत्वों का डेरा भी बना हुआ है। शराबी बस स्टैंड में बैठकर शराब पीते हैं। पूरा बस स्टैंड गंदगी और बदबू से भरा रहता है। तो वहीं मामले में नगर निगम आयुक्त ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता का कहना है कि अभी शहर में 2 बस स्टैंड है और दोनों बस स्टैंड पर बहुत अधिक लोग आते हैं, इसीलिए गंदगी बनी हुई होती है, जबकि निगम तो नियमित तौर पर सफाई करवाते रहता है। हम अभी हैदराबाद से आ रहे हैं, इधर अभी 1 घंटा इधर बैठा है, पूरा देखा है, पूरा दरिद्री है ना, पूरा मच्छर से पूरा हर चीज पूरा दरिद्री लग रहा है। और छोटा छोटा बच्चा भी है, हमारा बच्चा है, 2 बच्चा है भैया, बीमार भी पड़ जाएगा ना, इसे रहेगा तो बच्चा भी बीमार पड़ जाएगा ना, उनका साथ पूरा ये हो गया है। जो नया बस स्टैंड बना है वो अभी वर्तमान में 2 जगह बस स्टैंड संचालित है। जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ से भी अधिकांश कई बसें आवागमन करती हैं। बस ऑपरेटरों से बात हुई है कि आप लोग नए बस स्टैंड में शिफ्ट होइए और उनसे सहमति बनाई जा रही है कि जल्द से जल्द वो नए बस स्टैंड में शिफ्ट हो जाएं। वहाँ पर जो नया बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड, दोनों जगह पे निगम सफाई कराती है। क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है वहाँ पर, इसलिए गंदगी भी बहुत होती है, तो नियमित रूप से हम सफाई कराते हैं उसमें। हम अभी मौजूद हैं राजनांदगांव शहर के नया बस स्टैंड स्थित हाईटेक यात्री प्रतीक्षालय में, जिसका निर्माण 2018 में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हाईटेक प्रतीक्षालय जो है यात्रियों के बैठने के लिए नहीं बल्कि मवेशियों के बैठने की जगह बन गई है। पूरा जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बावजूद इसके जो है प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि इस गंदगी के बीच कुछ लोग जो है बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन गंदगी का अंबार जो है इस नए हाईटेक बस स्टैंड में जो है देखा जा सकता है। लगातार जो है शिकायत के बावजूद भी अभी तक इसकी साफ सफाई नहीं कराई गई है। राजनांदगांव से होकर गुजरने वाली कई रूटों की बसें जो है इस हाईटेक बस स्टैंड से निकलती है, जिसका ये प्रतीक्षालय है जहां मवेशियों का कब्जा है। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा भी इसमें तोड़फोड़ की जाती है। रात होते ही असामाजिक तत्वों का डेरा इस यात्री प्रतीक्षालय में रहता है। नगर निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण मवेशियों का कब्जा और असामाजिक तत्वों का कब्जा इस हाईटेक स्टैंड में बना हुआ है। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव।